दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जगमोहन सिंह और आप देख रहे हैं कैनेडियन द ओवर टाइम्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री आदेश परविंदर सिंह जी, जो कि एडिटर भी हैं। एडिटर के साथ साथ इन्होंने फार्मेसी भी की हुई है। और आज हम इनसे डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर के बारे में चर्चा करेंगे। आदेश जी, कैनेडियन द ओवर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत स्वागत है जगमोहन जी। आदेश जी, आज की जो भागदौड़ की दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो लोग शुगर की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो कि शुगर इनके घर घर में जो गढ़ कर चुकी है, उसका मेन कारण क्या है? पहली तो बात यह है कि जो शुगर है जगमोहन जी, ये इतनी नामुराद बीमारी है कि इसको मदर ऑफ ऑल डिसीजेस भी कहते हैं जी। इसके अलावा आप देखिए कि बहुत सी बीमारियां जी। इसके कारण ही आदमी को अपनी गिरफ्त में लेती हैं, जिनमें आपका हार्ट डिसीज़, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और इसके अलावा डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीज़ और भी कई, नर्व डैमेज, न्यूरोपैथी जिसे भी कहते हैं जी। बहुत सारी बीमारियां जो है इसके कारण हो जाती हैं जी। इसको आप 3, 4, 5 कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। नंबर 1 है जी प्री डायबिटिक। जहाँ प्री डायबिटिक की हम बात बाद में करेंगे, पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि इसकी जो मेन टाइप है, नंबर 1 है डायबिटीज़ 1 जी। डायबिटीज़ 1 में क्या होता है कि वो जनरली बच्चों में भी होती है, जहाँ जब इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही होती जी, तब भी उसको डायबिटीज़ 1 कहते हैं। इसके लिए फिर बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाता है जी। जनरली जेनेटिक कारण भी इसका होता है। अगर माँ प्यो को शुगर है तो बच्चों को बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट पर रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 दूसरी है जिसको डायबिटीज़ 2 कहते हैं। उसमें इंसुलिन बन तो रही होती है जी, जहाँ कम बन रही होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बन रही होती है, जो इंसुलिन है उसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाता है जी। और वो वहीं खड़ा रहता है और उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस जी। उसको ये भूल नहीं करनी चाहिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायबिटीज़ 1 को डायबिटीज़ 2 के साथ ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं जी, कि उनको अभी ज़रूरत नहीं होती कि इंसुलिन का इंजेक्शन वो लें जी। तो डॉक्टर का सलाह अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए जी। और 1 से नहीं तो 2 से ले लेनी चाहिए, 3 से लेना है। और ख़ास तौर पर जो इसके शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जी, उनसे सलाह लेना जरूरी है जी। मैंने एक तो आपने बता ही दिया है दर्शकों को कि फार्मेसी तो चलो मैंने की ही हुई है जी। इसके साथ साथ जो मेरा उठना बैठना था जो है, वो काफ़ी एमडी डॉक्टर हैं, शुगर के स्पेशलिस्ट भी हैं जी। और उनसे पूरा विचार विमर्श करके जी मैंने जिस फैसला किया कि बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ये शुगर आफ्टर ऑल है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जी। तो इसलिए इस टॉपिक को आपने भी कहा कि ये प्रोग्राम शुरू करना है और इसकी सीरीज चलानी है जी। तो इसलिए इस प्रोग्राम को दर्शकों के मद्देनज़र इसको शुरू किया है जी। तो डायबिटीज़ 2 जो है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादातर लोग जो जहाँ साधारण डॉक्टर जी वो इसकी ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इंसुलिन बन ही नहीं रही हो जी, जैसे ट्रीट करते हैं जैसे वो डायबिटीज़ 1 का पेशेंट है जी। मैं आपको और दर्शकों को बता दूं जी कि डायबिटीज़ 1 के पेशेंट 100 में सिर्फ 5-10% हैं, इससे ज़्यादा नहीं है जी। दूसरा, लगभग 80-90% लोग ऐसे हैं जिनको वे प्री डायबिटिक, जहाँ डायबिटिक हो चुके हैं, उनको 2-2, 3-3, 5-5, 8-8 साल बाद पता चलता है। क्योंकि इसका अगर शुगर 200-300 तक भी चली जाए, जो कि साधारणतः 100-120 होती है, या 90 से ले लो आप, 90-120 के 125-130 तक नॉर्मल होती है, तो वो शुगर, क्योंकि इसके सिम्टम नहीं सामने आते जनरली जी। तो जब वो लंबा टाइम वो प्री डायबिटिक आदमी है, अभी उसको शुगर नहीं हुई लेकिन 200 से नीचे है, उसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन जी। अगर वो वहाँ से कंट्रोल कर ले तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगी। अगर वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया, 200 से ऊपर चली गई शुगर, तो फिर उसके लिए डायबिटीज़ को रिवर्स करना हो तो जाती है लेकिन बहुत मुश्किल है और बहुत अनुशासन की ज़रूरत है और बहुत ही कम लोग उसको रिवर्स कर पाते हैं। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो
उसको तोड़ना है। जी दवाई तो खानी है, दवा तो खानी है, दवाई तो खानी ही है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को तोड़ना है। ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि जो डायबिटीज़ है, जो शुगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो इसका कारण ये नहीं है कि वो आपको शुगर है तो लेवल बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि शुगर का लेवल नहीं बढ़ रहा लेकिन इंसुलिन का लेवल बढ़ गया। उसके टेस्ट जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, कीमोथेरेपी वगैरह उसमें कई कुछ आ जाता है इंसुलिन में। लेकिन साधारणतः जो इसका जो जिनकी इंसुलिन बढ़ी हुई है जी, उनको शुगर होने की वो तो पक्का होगी शुगर, तो वो अलर्ट मोड पर उनको रहना चाहिए। इसका एक बाकायदा टेस्ट होता है, वो जो साधारण टेस्ट है वो क्या है, फिंगर को प्रिक कर जो घरों में ग्लूकोज मीटर पड़े होते हैं, हाँ, वो जनरली तो लोग वही यूज़ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी देखा गया कि लैब से टेस्ट करा लो। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो हम जो अपने घरों में जो मशीन यूज़ करते हैं तो वो पिन टाइप लगाकर, तो वो कहते हैं कि इसके 5-10 का पॉइंट का फ़र्क होता है। और मेरे को हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन सा जो टेस्ट है जो शुगर है उसको पकड़ में आपको सही डिटेल्स बताता है कि आप इस घातक बीमारी का शिकार हो चुके हैं या इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनको डायबिटीज़ हो चुकी होती है जगमोहन जी, वो घर में वो मशीन रखते हैं जी, तो उसको भी रोज़ नहीं चेक करते जी, वो कभी कभार करते हैं जी। पहली बात। शुगर 2-3 दिन बाद तो पक्का टेस्ट कर लेनी चाहिए, मशीन जो घरों में पाई जाती हैं। हाँ जी, वो एक्यूरेसी उसकी रही बात, उसकी एक्यूरेसी की वो 5-10 माइनस प्लस 5-10 इतना का रेट आगे पीछे कर सकती है, ज़्यादा नहीं होती, वो भी ठीक होती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है बेसिकली जी, कि वो आज आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, रात को क्या खाया क्या नहीं खाया, जी, उसी पर डिपेंड करेगा। कुछ लोग तो ये भी देखते हैं कि कल मैं जो शुगर अपनी चेक करनी घर वाली मशीनों में, तो रात को वो खाना कम कर लेते हैं या अपनी वो डाइट को कंट्रोल करके सुबह ये देखना चाहते हैं। ऐसे ही होता है, बट जनरली क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं कल सुबह आ जाए, जी, वो डर जाते हैं, वो कहते हैं यार कल कहीं ज़्यादा ना आ जाए, तो वो रात को खाना ही नहीं खाते, कई तो दोपहर को भी नहीं खाते। तो अब डॉक्टर को क्या पता, जी, जी, जो जिसने लैब वाले ने जो भी चेक करनी है शुगर, जी, तो वो खाली पेट आ गया, जहाँ उसने प्रोटीन डाइट ले ली, रात को चिकन खा लिया, जी, फिश खा ली, तो वो सुबह जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भी डाइट है, जी, जी, प्रोटीन ऐसी डाइट है जो कि शुगर को बहुत कम मात्रा में बढ़ने देती है। प्रोटीन डाइट यस जी, मैं थोड़ी देर में आपको और एक्सप्लेन करूंगा, पहले वो टेस्ट की बात करते हैं जी, जो रोज प्रिक करते हो आप जी। असल में क्या होता है जगमोहन जी, जो हमारे जो अंदर ब्लड में आरबीसी होते हैं, जिसको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या ज़्यादा चीनी खाते हैं, जब गुड़ खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खास तौर पर जी, वो जाकर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, चिपक जाते हैं जी, ठीक है। उसी पर ही ब्लास्ट होता है अंदर जाकर, किसी की नर्व डैमेज होती है, जहाँ हार्ट अटैक होता है, जहाँ ब्रेन स्ट्रोक होता है, वो 3 महीने के बाद वो 3 महीने के बाद वो टेस्ट होता है। 3 महीने के बाद होता है कि 3 महीने का वो जो ब्लड में जो सेल जुड़े उसका बताता है? वो 3 महीने बाद। अच्छा, 3 महीने बाद पता कर सकते हैं। वो तो रोज डाई हो रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, नए जिंदा हो रहे हैं जी, तो 3 महीने बाद वो टेस्ट कराया जाता है। 6 महीने में तो करा ही लेना चाहिए जिसको भी डायबिटीज। मतलब आपका कहने का मतलब है जिस बंदे ने जो हमारा जो A1C टेस्ट होता है, जो वो एक बार कराए और 3 महीने के बाद फिर करवाए, उसकी सही रिपोर्ट फिर आएगी। हाँ, फिर रिपोर्ट तो पहले से ही आ जाएगी जी, अगर उसने खाने पर कितना कंट्रोल किया है। जी जी जी, वो HbA1c टेस्ट बताएगा जी कि इसके जो सेल में कितनी शुगर जो है बॉडी में घूम रही है जी, तो असली ब्लास्ट तो वो करेगी क्योंकि नर्व तो उसी से डैमेज होगी जी। आज आपकी शुगर 400 है जी, तो उससे कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। कल को आप डाइट को थोड़ा कंट्रोल कर लोगे, वो 150-200 आ जाएगी जी, ठीक है। लेकिन अंदर चल रही है 300, तो नर्व तो डैमेज होगी, चाहे 150 है चाहे 100 है, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये टेस्ट तो आप सिर्फ करते हो कि आज मेरा खाने पर कंट्रोल रहे, मतलब तो पर डे का क्या असर पड़ा है जी, तो आप खाना ही इस ढंग से खाओ जी। क्यों पंगा लेना है कि मीठी चाय पीनी है,
चीनी डालकर पीनी है। चीनी तो एक स्लो पॉइजन है जी चीनी एक जस्ट लाइक कोकेन है, एक नशे की तरह है, जी बार बार लार टपकती है। लोग चीनी नहीं छोड़ पाते, जैसे ओपियम, अफीम, हेरोइन, गांजा वो नहीं छोड़ पाते, जी जी वो चीनी भी ऐसी है। जी उसका टेस्ट जब बच्चों को तो बिल्कुल डालना नहीं चाहिए, जी इसको घर से निकाल देना चाहिए। अगर लेना है तो शक्कर ले लो, क्योंकि शक्कर में कम से कम गुड़ होता है जो, कम से कम उसमें पोटाशियम, कैल्शियम और अदर ट्रेस एलिमेंट्स तो होते हैं। जी तो वो चीनी है, उसमें तो सभी कुछ निकल गया ना, वो तो उसमें कोई विटामिन, कोई मिनरल कुछ नहीं होता। जी इसलिए वो जो शुगर के पेशेंट है खास तौर पर, और नॉर्मल भी हैं, जी उनको ये बात जो जेनेटिकली जिनके फादर मदर शुगर से प्रभावित है, उनको तो बहुत सीरियसली इस बात को ले लेना केयरफुली देखना कि चाहिए। खंड को, चीनी को बाहर निकालो घर से, जी क्योंकि वो नुकसान ही नुकसान करेगी। और कोकेन की तरह मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ओपीएम है, अफीम है, जैसे शराब तो फिर भी आदमी की छूट जाएगी, लेकिन अफीम होगी, जैसे बड़े नशे आ गए, कोकेन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीनी को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लोग नहीं छोड़ पाते। मतलब ये घर में पड़ा हुआ एक तरह का ट्रैप है, आपकी मौत की ट्रैप है, मौत के लिए ट्रैप है। और वो अंदर जाते ही वो सीधी सेल से चिपकेगी जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंदर जाएगी जी, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जी, वो सीधा ब्लड में चला गया जी, तो कार्बोहाइड्रेट है, वो स्लोली जा रहे हैं जी, ये कॉम्प्लेक्स है जी, ये कंसेप्ट और है, वो मैं अभी बाद में करूंगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जब अगर पूछा आपने, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसकी बात भी मैं कर लूंगा, अगर आपने सवाल पूछा जी, अगले एपिसोड में कर लेंगे जी। लेकिन जो चीनी है उसको कोकेन की तरह मानो, अफीम की तरह मानो, वो नशा है, शराब से भी ज़्यादा डेंजरस है, अल्कोहल से भी डेंजरस है, अल्कोहल से भी डेंजरस है, क्योंकि वो छोड़ नहीं पाता आदमी, बार बार उसकी ललक होती है। आपने देखा होगा कि बच्चे कहते हैं नहीं पापा हमें तो एक चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, जो मर्जी, जो कुछ मर्जी हो जी जी, वो चोरी भी पियेंगे, वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक कोल्ड ड्रिंक में 7 चम्मच चीनी के होते हैं, जबकि एक आदमी की डेली नीड सिर्फ 5 ग्राम शुगर की होती है 24 घंटों में, और वो सिर्फ 1 चमचा, और वो शरीर खुद कार्बोहाइड्रेट से बना लेता है। तो A1C टेस्ट तो करवाते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से आप पता चलेगा कि आपकी बॉडी में चल रहा है। अगर वो A1C 170 180 है तो अलर्ट पर आ जाओ, बॉर्डर पर हो आप। अगर बढ़ गया है जी, तो फिर आपके लिए सिर्फ सैर ही नहीं जी, आपके लिए एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की और ब्रिस्क वॉक बहुत ज़रूरी हो जाती है जी। उसी से और प्लस जब आप प्रोटीन डाइट लोगे जी, फिर वो A1C डिक्रीज होगा, अदरवाइज वो डिक्रीज कम नहीं होगा जी जी जी। अच्छा, जो लोग मेडिसिन लाइन में देखते हैं हम कि जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले लो, जहाँ एलोपैथिक ले लो, जहाँ होम्योपैथिक ले लो, इसका भी कितना का प्रभाव हमारे बॉडी पर पड़ता है, और जो कौन सी जो लाइन है वो बेस्ट है? पहली बात, एक बात इसके दो मैं आपको बातें बताऊंगा। पहली बात तो दर्शकों को समझ लेनी चाहिए कि ज़्यादातर तो प्रोपेगेंडा है, जो आप यूट्यूब पर ऐड देखते हो, जहाँ अखबारों में पेपर देखते हो कि देखो जी 100% शुगर का इलाज जी, दवाइयों से शुगर का इलाज नहीं होता। पहली बात समझ लो, ये क्रोनिक डिसीज है, लंबी चलती है, और डाइटरी डिसीज है जी, ये आपके खाने पीने पर निर्भर करेगा जी। दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, अगर इंसुलिन लेते हो वो तो लेना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स कर सकते हो, दवाई को कम कर सकते हो, इंसुलिन को छोड़ सकते हो जी जी, लेकिन उसके लिए अनुशासन है। जो कहते हैं करेले का जूस पी लो, या वो क्या नाम, मेथे खा लो, वो खा लो, और मीठा भी साथ खाए जा रहे हैं, या दवाइयों के पैक आ रहे हैं कि 3300 का 2000 का शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी, वो दवाइयों से वो टोटली फ्रॉड है, उससे कहीं अच्छी एलोपैथी है। रही बात आयुर्वेदिक की, आयुर्वेदिक में आप घर में जो खाते हैं वो, उसमें दालचीनी जो है, जो रिसर्च हुई है जी, दालचीनी ही ऐसी है जो आयुर्वेदिक में है जी, जो इसको शुगर को कम करती हैं, जो शुगर प्लांट की पत्तियां जो हैं वो कम करते हैं जी। जहाँ आप कोई भी पॉलीफिनॉल्स ले लो, पॉलीफिनॉल्स जनरली शुगर को कंट्रोल करते हैं, वो किसी की न्याजबोझ की पत्तियाँ हो सकती हैं, पुदीने की पत्तियाँ हो सकती हैं, और जवैन की पत्तियां भी हो सकती हैं। अगर उनको वो चाहे आप सेवन करते हो, या ग्रीन टी पीते हो, और ग्रीन टी पर भी इतने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। अगर उससे भी बढ़िया चीज़ जो है वो आप जो पत्ते होते हैं, जैसे मैंने बताया कि अजवैन के पत्ते हो गए, या पुदीने के पत्ते हो गए,
जहाँ जी। कोई भी पत्तियां होगी, वो जी, 4-5 सफेदे के यूकलिप्टस के पत्ते हो गए, सफेदे के पत्ते हो गए, जी वो 2-4 डालकर, तो वो अगर चाय पीते हो तो उसमें पॉलीफिनल बहुत मात्रा में होते हैं, रंग बिरंगे जो होते हैं, जी जो पत्तियां होती हैं, जी फ्लावर्स होते हैं, वो पॉलीफिनॉल वो शुगर को कंट्रोल करते हैं। ये तो है इसका आयुर्वेदिक जो रिसर्च के बेस पर। जी 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 बाकी कोई अगर कहेगा करेला कंट्रोल करता है या मेथी कंट्रोल करती है, जी वो उन लोगों की कंट्रोल करती है जिनका शुगर जो है 200 से कम है, जी जहाँ 150 बॉर्डर लाइन पर है, 170 है, 180 है, या 150 है, जी अभी वो प्री डायबिटिक है, जी। वो मेथी वगैरह तो कुछ ना कुछ तो वो कंट्रोल करेगी। जी लेकिन अगर करो आप सोचते हो कि हम कार्बोहाइड्रेट भी फुल एंड फ्लेज खाएंगे जी तो मेथी कंट्रोल करेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। लोगों की बातों में मत आओ, खुद एक्सपेरिमेंट करो। डोंट बी सेकंड हैंड ह्यूमन बीइंग। सेकंड हैंड मीन जैसे सेकंड हैंड गाड़ी है, जी दूसरों के विचार ले लिए और वैसा काम कर रहे हो, उससे शुगर और खराब होगी। आप सोचोगे कि मैं तो मेथी खा रहा हूँ, मेरी शुगर तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। जी। या मैं तो 3000 का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, जी। हो सकता है 1-2 बार शुगर कम हो जाएगी। जी लेकिन जब अगर आप डाइट को कंट्रोल नहीं लेते हो, प्रोटीन डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, जी डाइट भी कई तरह की है। जी प्रोटीन डाइट अगर आप मिस करोगे, जब तेल ज़्यादा खाओगे, तो उससे भी डायबिटीज़ होने की 90% संभावना बढ़ जाती है। और जी। 30 साल की उम्र के बाद 30-35 तक जी आदमी को पूरी तरह अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो शुगर के घेरे में जाएगा, खास तौर पर वो जिनकी सिटिंग जॉब है। तो जैसे आपने बताया कि प्रोटीन डाइट लेने से, या प्रोटीन डाइट हमें लेनी पड़ेगी जो शुगर की पेशेंट हैं, या जिनको शुगर जो है, जैसे कि आपने बताया कि जिनके पेरेंट्स को है, जिनके जीन्स को पीछे जो हमारे पेरेंट्स उनको शुगर है, आने वाले बच्चों को तो संभावना है बहुत ज़्यादा, उनको केयरफुली चलना चाहिए। आप हमें ये बताएं कि वेज खाने में और नॉन वेज खाने में, जैसे कोई हमें बताते हैं कि जो हम जो खाने में दालें खाते हैं भी उनमें भी प्रोटीन होता है, और ज़्यादा तो प्रोटीन जो है हम तो वो एनिमल से ही जो प्रोड्यूस लेते हैं, जो वो होता है। तो आप हमें ये बताइए कि वेज और नॉन वेज कौन सा जो खाना, या कौन सी डाइट्स के साथ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या होने वाली जो शुगर की गतिविधियों को जो हमें शरीर को हार्मफुल करती हैं उनसे बचा जा सके। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और डाइजेशन जो हैं वो आपको गुमराही करते हैं। पहली बात जी। बहुत से यूट्यूबर हैं जिनके लाखों करोड़ों में व्यूज़ हैं, जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता जी। वो भी आपको गुमराह करते हैं। जी जी और उनकी बातों में मत आइए। जी आप सेकंड हैंड मत बनिए। जी आपकी ओपिनियन अपने ऑब्जर्वेशन पर होनी चाहिए। जी जैसे वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, जी वैसे करना चाहिए। सुनो सबकी, जी लेकिन ऑब्जर्व करो। जी अगर आप किसी की सीधी बात मानोगे तो आप डायबिटीज़ में नुकसान कराओगे। इसलिए पहले आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो कहता है चलो जी न्यूट्रिशन जहाँ डाइजेशन के पास चले जाओ। जी वो आपको लिस्ट दे देता है कि इतना जूस पी लो, फल फ्रूट, ये केला नहीं खाना है, ये नहीं, नो डाउट वो लिस्ट लंबी चौड़ी दे देता है। इतनी कटोरी दाल खा लो, इतना 2 रोटी सुबह का खा लो, एक दोपहर को खा लो, 1 कटोरी दही खा लो। आप उसके क्योंकि जो लेटेस्ट रिसर्च होती हैं, ये लोग प्रॉपर अपडेट नहीं होते। जी जो पिछले जो पुराने हैं, सीखे सिखाए पढ़े पढ़ाए हैं, वो जी, आकर जी। आपको गाइड कर रहे हैं। जी मैं ये नहीं कह रहा कि वो डाइट गलत देते हैं आपको, जी लेकिन जो तजर्बेकार है, पहले आपको, तजर्बेकार को भी छोड़ो, जी आपको समझ होनी चाहिए इस बात की कि खाने को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जी फिर आपको किसी डाइजेशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन डॉक्टर के पास, जो भी इसका स्पेशलिस्ट है, उसके पास रेगुलर विजिट करना आपको जारी रखना चाहिए, जी क्योंकि उसकी नॉलेज काफ़ी होगी, वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह समझता है। जी दूसरी बात, अगर कोई डॉक्टर आपको जब आप बैठते हो, आपको फटाफट दवाई लिखकर कहता है कि जी आप ये खा लो, ये कर लो, और आपको 1 मिनट में ही भगा देता है, उसके पास दोबारा मत जाओ। इट मीन्स अगर वो 1 मिनट से, अगर सॉरी मैं आपका बात काटता हूँ, तो अगर कोई डॉक्टर जो कोई नया पेशेंट उनके पास साथ आता है, विजिट करता है, तो वो उनको पहले तो नॉर्मल शुगर टेस्ट लिख देगा, तो
अगर वो इमीडिएटली कोई ना कोई मेडिसिन देता है, अगर वो A1C का रिकमेंड करता है, तो फिर उसके हिसाब से भी दर्शकों को ये जानना चाहिए कि मेरे कौन कौन से जो टेस्ट किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। साधारणतः लोगों को पता ही नहीं होता A1C के बारे में। हाँ, बहुत बहुत कम लोगों को पता है। मैं कहता हूँ 100 शुगर वाले मरीज ले लो, आप हैरान हो जाओगे कि उनमें से 5 या 10 लोगों को HbA1c टेस्ट जो 3 महीने के बाद होता है जी। उसका पता होगा, बाकियों को कोई नॉलेज ही नहीं है इसकी। लेकिन डॉक्टर को पता होता है, वो बताते नहीं, वो लिख देते हैं टेस्ट, तो कहते हैं भाई चाय मत पियो, जो ऐसा मत करो, जो वैसा मत करो। जी। उनको अलर्ट करना चाहिए पेशेंट को कि HbA1c भैया करा कर लाओ। वो क्या करते हैं, बाहर बैठा होता है कोई ना कोई उनका जो कंपाउंडर होता है, जी। वो आपके प्रिक करता है, कहता है जी डॉक्टर साहब इतनी, वो कहता हो तेरी वो इतनी ज़्यादा होगी, तेरी शुगर 300 हो गई। जी। चाय पीते हो, वो कहता है जी थोड़ा ज़्यादा पीता हो। मीठा नहीं पीते हो तो बंद करो इसको, चाय को। जी 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 वो ये नहीं कहते कि यार अपने कार्बोहाइड्रेट भी बंद करो। जी। वो ये नहीं कहते कि अगर ऐसा काम करोगे तो किडनी फेलियर हो जाएगा, हार्ट अटैक होगा, हार्ट के मरीज बन जाओगे, जी। अल्जाइमर डिसीज हो जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगा, दिमाग में सुन्न पड़ेगी, जी। दिमाग वीकनेस आ जाएगी, जो नाड़ियां हैं दिमाग की, जी। वो ऐसी। अगर थोड़ा पेशेंट को गाइड करें, जी। और अगर कोई डॉक्टर सीधा ही आपको दवाई लिख कर देता है, 1 मिनट में फ्री करता है, 2 मिनट जी। फ्री, उसके पास मत जाओ। इट मीन्स ही इज नॉट डॉक्टर एट ऑल। जी। क्लियर कट। जो डॉक्टर आपको ध्यान से सुनता है, क्या खाते हो, कैसी डाइट लेते हो, और 3 महीने आपको वो टेस्ट उसकी जांच करता है, जी। तो फिर वो आपको बताएगा भैया आप 3 महीने में क्या क्या ज़्यादा खा रहे थे, जी। उसको बंद करो, कार्बोहाइड्रेट कम करो। तो मैं अभी आपको ये भी बात बता देता हूँ कि जो खाना है वो 3 हिस्सों में आप बांट सकते हो। जी। अगर आप कहो तो हम अगले एपिसोड में कर लेंगे, नहीं तो अगर कोई और ज़रूरी सवाल है तो वो पूछ लें। जी, बस मैं यही पूछना चाहता था कि जैसे कि अभी आपने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा थोड़ा हम आप दर्शकों को बता दें, कीटोन डाइट और कार्बोहाइड्रेट जो डाइट लेते हैं उनमें से कौन सी डाइट जो है हमारी वो डायबिटीज़ के लिए अच्छी है? नो डाउट कीटो डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। जी। पर जो इंडिया है, कोई यूरोप नहीं है जहाँ पर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं। जी। जी। कीटो डाइट का मतलब ही है कि आप 25% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे, जी। बाकी टोटल प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। जी। लेकिन जो नहीं खाते हैं उनको प्रोटीन डाइट, जो दूसरे भी हैं, जो भी जिसको भी डायबिटीज़ है, जो नॉर्मल आदमी भी है, जी। उसको प्रोटीन डाइट अपनी कार्बोहाइड्रेट से जितने वो ले रहा है जी। उससे अप रखनी पड़ेगी। जी। कार्बोहाइड्रेट डाइट को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। जी। कार्बोहाइड्रेट, जी। प्रोटीन, जी। और फैट। जी। जी। कुछ लोग कहते हैं कि फैट जो है नहीं खानी चाहिए। जी। अंडे की गोली भी वो कहते हैं कि फेंक दो, ऐसी बात नहीं है। अंडे की गोली जो है, अगर वो जो नहीं वो जो येलो पार्ट होता है, जी जी जी, वो सिर्फ अल्ब्यूमन जो होता है, वाइट पार्ट जो होता है उसका, जी, वो वही खाते हैं, गोली फेंक देते हैं। जबकि गोली में पोटाशियम, कैल्शियम, जी, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और गुड फैट होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जी, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जी, जी, तो वही प्रोटीन को, एल्ब्यूमिन को अंदर जाकर प्रोटीन को जज़ब करता है, जी, जी, और इम्यूनिटी भी आदमी की बढ़ाता है। जी, अगर आप अकेला प्रोटीन ले रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रॉपर ढंग से पचता है। जी, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। जी, दूसरा एस्पेक्ट हो गया वेजिटेरियन। जी, जो वेजिटेरियन है, एक तो बात ये रखो कि जितना आपका बॉडी वेट है, जी, जितना आपका भार है, जी, जी, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अगर आप 60 kg के हो जी, या 70 kg के जितना आपका वेट है, हो, हाँ, तो उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। मतलब अगर किसी का वेट जो 75 है तो 75 ग्राम्स उसको लेना है। हाँ, वो 80 ले ले, जी, लेकिन 70 मतलब कम मत करें। जी, जी, वैसे तो उसका गुजारा 15-20 से भी हो जाएगा, लेकिन सेल जो है, ये आप समझो कि जो पूरी बॉडी है वो मास से बनी हुई है। तो वो ग्राम में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा कितने जो प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं, जो दालें खा रहे हैं, उसमें से कितना ग्राम 100 निकलता है। ग्राम, वो आप गूगल भी कर सकते हो कि जी। 100 ग्राम के पीछे कितना प्रोटीन है। जी, जी, तो ब्रीक थोड़ा बहुत मैं रफ आइडिया बता देता हूँ जी, जी, कि जो पनीर है, जी, पनीर में 100 में से लगभग 50-60% होता है। जी, और जो दाल है, किसी चने की दाल हो गई या चने हो गई, जी, जी, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। साधारण दालें हैं, उनमें से 100 ग्राम के पीछे 18 ग्राम होता है। तो आप इतनी भुजी हुई दाल भी खा सकते हो। इस पर एक और वीडियो करेंगे हम जी, कि कितने ग्राम कितना होता है और उस दाल को कितना खाना है।
अब होता क्या है कि 100 ग्राम दाल में 4 लोग खाना खा लेते हैं, जी 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 तो जी उसमें प्रोटीन जो है वो 5-6 ग्राम ही मिलेगा। जी। तो ऐसा है कि इसमें बाद में भी अगले एपिसोड में हम बात कर रहे हैं, अगर कोई ज़रूरी तो क्वेश्चन मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपके, जो मेरे बहुत ही, जो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। डायबिटीज़ जो पेशेंट है, जो हो चुका है, तो उसकी जो मानसिकता पर क्या असर पड़ता है, और उसको फैमिली जो है उसकी, उसको कौन सी सपोर्ट करनी चाहिए? तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जगमोहन जी। आप डॉक्टर को भी बताना चाहिए, और पेशेंट तो क्या कन्विंस करेगा। घर वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनको शुगर होती है, ठीक जैसे बीपी बढ़ता है तो आदमी को गुस्सा आता है, जी शुगर के कारण, डायबिटीज़ के कारण भी आदमी के मूड में स्विंग आते हैं। जी कभी तो उसको वो डिप्रेशन में होता है, तो कभी कभी वो हाइपर भी हो जाता है, गुस्से में भी आता है, उसको बाद में महसूस होता है कि मैं ज़्यादा बोल गया। जी जी ऐसे ही कुछ लोगों को ठीक इसी तरह ही, वो जो पानी में हाथ डालते हैं वो पानी गर्म होता है, जी जी लेकिन उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको पानी जो है वो कम गर्म लगेगा, जी जी तो वो छाले भी पड़ सकते हैं। जी 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 इसलिए पानी, गर्म पानी का भी ध्यान रखना चाहिए नहाते वक्त। आजकल सर्दियाँ हैं कि पानी थोड़ा गुनगुना हो, जी तो गुनगुना पानी भी गर्म होता है जी आम आदमी के लिए। जी जी तो वो ध्यान रखें, उनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। जी एक बात तो यह होगी। तो दूसरी बात जो है वो यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, रोटी वगैरह है, वो आप कोशिश करो ब्रेकफास्ट जो है वो 11 बजे करो, 10-11 बजे करो। और दूसरा, रात को जल्दी खाने जी की जी कोशिश करो। जी 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 और जो चपाती हैं वो कम खाओ, जी और जो स्टार्ची फूड है उसको जनरली अवॉइड करो। जी कभी कभी हो गया खा लिया। जी और जैसे स्टार्ची फूड में आ जाते हैं, जैसे आलू है, चावल है, जी और इसके साथ साथ और स्टार्ची फूड भी हैं, दालें भी हैं जो एक्सेस में नहीं खानी जी चाहिए। जी 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 तो इन जो स्टार्ची फूड है, इसके अलावा ये आलू वगैरह ये तो कम खाने चाहिए, बहुत ही कम खाने चाहिए। चावल जी, जी। भी बहुत कम खाने चाहिए। जी जी अगर जी चावल खाते हो तो फिर रोटी मत खाओ, जी जी अगर रोटी खाते हो तो फिर चावल मत खाओ। ये नहीं है कि दोनों ही साथ साथ ले लिए, जी जी या दोनों आधे आधे कर लो। जी जी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाने, अगर दिल करता है तो एक कटोरी ले लो, जी जी लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात आ गई आपकी जो मेन बात कि फाइबर डाइट। जी फाइबर डाइट जो है वो उसमें बंद गोभी, मूली, गाजर, एरा वगैरह वो शुगर को नहीं बढ़ने देती, जी कम तो नहीं करती लेकिन बढ़ने में नहीं देती। वो हमारे जो गट बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम अंदर होते हैं, जी उसके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर माइक्रोबायोम जो है वो गड़बड़ा गए जी तो फिर बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, शुगर और अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। जी तो और इसके साथ साथ लीकिंग गट भी हो जाएगा, जिसको सीवियर डायरिया भी कहते हैं। जी इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पेशेंट को ही नहीं, आम लोगों को भी डाइट में फाइबर डाइट जो है वो शामिल ज़रूर करनी चाहिए। फाइबर डाइट में सलाद वगैरह जो है जी वो ज़्यादा लेना चाहिए। जी जी तो दूसरी बात आप कौन सी पूछ रहे थे, मुझे मैं थोड़ा भूल गया। तो वो कीटोन डाइट, कार्बोहाइड्रेट, जो ये भी बात हुई थी, और हमने ये भी बात की थी वो टेंशन जो है वो कितनी इंक्रीज करती वो है। घर वालों को देखना चाहिए कि इस आदमी के मूड में स्विंग आएंगे, वो थोड़ा सब्र रखे, वो खुद ब खुद ही सॉरी फील कर लेगा। जी 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 कुछ ऐसा होता है जी 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 क्योंकि जी टेंशन के कारण भी शुगर 100 पॉइंट बढ़ जाती है। जी ऐसा नहीं है कि वो मीठा खाएगा तभी बढ़ेगी। जी अगर आदमी टेंस है जी तब भी बढ़ जाएगी। और दूसरे लोग जो रात को 11-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, जी उनको शुगर होने की और भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर क्रिएट होता है जी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्रंटेड बढ़ती है, रोज उसी टाइम बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद बढ़ेगी, जब 6 महीने बाद बढ़ेगी, एक दिन के लिए क्यों ना बढ़े, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो जरूर बढ़ जाती है। शुगर बढ़े ना बढ़े, जी जी इंसुलिन रेजिस्टेंस पक्का बढ़ जाती है। तो नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप मोबाइल की जो स्क्रीन की लाइट है वो अच्छी नहीं होती, मोबाइल को थोड़ा सा रात को सोते समय अवॉइड करें तो ही अच्छा होगा। जी जी उसको थोड़ा दूर ही रखें तो अच्छा है। जी जी। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अच्छी जानकारी और नई गुफ्तगू के साथ इस चैनल को, इस प्रोग्राम को, डायबिटीज़ को आगे वाले हम पार्ट्स में देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों को
शुगर है और जिन लोगों को शुगर नहीं है, जिन लोगों को शुगर है उन और इसके